हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग 2020 50-50 सीरीज़ के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और ये कोर्स क्या है, 2020 50-50 सीरीज़ में बेसिकली हम 70 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो टॉपिक्स हैं, आप कह सकते हो, जिसमें से हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछता है। ठीक है, एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। और इसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं synopsisias.com। ओके, तो कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे वाइट रेसिज्म है, सोशो कल्चरल पॉलिसी। अभी हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। तो थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड दे देती हूँ मैं आपको कि है क्या। तो अभी हुआ क्या था कि 1813 का चार्टर एक्ट आया था। 1813 का चार्टर एक्ट आता है। और चार्टर एक्ट के बाद से क्या होता है कि जो चीप और मशीन मेड गुड्स होते हैं जो कि ब्रिटिश बना रहा होता है, वो इंडियन मार्केट में फैल जाते हैं। अब इंडियन मार्केट में पहले क्या चल रहा होता है कि जो आर्टिसंस होते हैं, जो ट्रेडिशनल जिनके काम होते हैं, हाथ से बना हुआ जो चीज़ें होती हैं, हैंडी क्राफ्ट्समैन एंड जो आर्टिसंस होते हैं, उनका काम चल रहा होता था। बट यहाँ पर क्या हुआ, अब ऑब्वियसली हाथ से बनाई हुई चीज़ आपको पता है कि मशीन मेड गुड के कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी होती है। आज भी जैसे बहुत चीज़ों की डिमांड रहती है कि हाथ से बनी हुई चीज़ हो तो बेटर रहती है ना। और मशीन मेड गुड क्या है, जल्दी टेयर ऑफ हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है, बट सस्ती होती है, इसलिए लोग ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि 1813 चार्टर एक्ट के बाद वही सेम चीज़ जो ब्रिटिश लेके आया, चीप मशीन मेड गुड्स लेके आया, और इंडियन मार्केट में फैल फैल गई वो चीज़। तो ऑब्वियसली चीप है तो ज़्यादा बिकेगी वो चीज़। तो यहाँ क्या हो गया था कि वन वे फ्री ट्रेड चल गया था, एक तरफा ट्रेड हो रहा था। मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स थे वो बहुत कम दामों में यहाँ पर इंडिया से मिल जाते थे। ठीक है, बट जो फिनिश्ड गुड्स थे वो आप इंडियंस जो है वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अगर मान लो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्समैन है या आर्टिसंस है, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, ये इन्होंने प्रोडक्ट बनाया जो कि हाथ से बना हुआ प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने ये प्रोडक्ट बना के बाहर यूरोप में बेचने का ट्राई किया। बट इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर 80% टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से यही गुड जो पहले हो सकता था 100 रुपये में मिले, अब ये गुड 180 रुपये में मिलने लगा। तो यहाँ पर क्या है कि अभी इंक्रीज़ हो गया ना सारा चीज़ें, आपका प्राइस ही इंक्रीज़ हो गया। या मान लो कोई चीज़ आपकी पहले 1 रुपये में मिल रही थी, वो अब आपको 80 रुपीज़ में मिलने लगी, या फिर आपको 100 रुपीज़ में मिलने लगी, 120 अलग अलग टैरिफ्स लगा दिए गए थे। तो अराउंड 80% टैरिफ लगा दिया गया था जो इंडिया से गुड्स जा रहे हैं यूरोप में। उसकी वजह से यहाँ पर यूरोप में जो गुड्स आते थे वो महंगे हो गए, जिस वजह से इंडियंस को काफ़ी नुकसान होने लगा था। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ऑन दी अदर हैंड बहुत ही मशीन मेड गुड्स और चीप प्रोडक्ट्स लेके आए, और इन्होंने क्या किया, यहाँ से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। रॉ मटेरियल ले गए यूरोप में, और यूरोप में अपना प्रोडक्ट पूरा बनाया यहाँ पर, जो कि मशीन का बना हुआ था, बहुत चीप था, और इसको ला के इंडिया में इंपोर्ट कर दिया। मतलब इंडियंस अब एक्सपोर्टर से इंपोर्टर्स बन गए। तो यहाँ क्या हो गया कि अब चीप प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलने लगे, ये बिकने लगे, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर बिकने लगा। अब इंडियंस का ये चेंज हो गया था, बस इतना बहुत बड़ा चेंज आया था ऑल्दो, कि इंडियंस एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गए थे अब। तो यहाँ पर क्या था कि हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड था कि टैरिफ्स वगैरह लगा दिए और इंडियंस को पूरा क्रश कर दिया था। तो यूरोपियन मार्केट्स आप कह सकते हो कि एक तरीके से इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए बिल्कुल बंदी हो गई थी। फिर उसके बाद नए नए रेल नेटवर्क्स आए, जिसकी वजह से यूरोपियन प्रोडक्ट जो है वो कंट्री के दूर दराज एरिया में भी बहुत आसानी से पहुंच जाते थे, क्योंकि कनेक्टिविटी बिठा दी पूरा। रेल नेटवर्क इम्प्रूव किया इन्होंने, रोड इम्प्रूव किया, है ना। और टेलीग्राफ वगैरह वाला सिस्टम लेके आए ये, टेलीग्राफ, पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह, ये सारा सिस्टम लेके आ गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी आसान हो गया था कि ये जो यूरोपियन चीप प्रोडक्ट्स थे वो देश के पूरे कोने कोने तक ये लोग पहुंचा पाते थे। तो नेट एक्सपोर्टर से इंडिया एक नेट इंपोर्टर बन गया था। तो ये एक चेंज आया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं कंटेंट वाइज, हम लोग देख लेते हैं। तो कंटेंट हम लोग काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करते हैं, तो आप देख सकते हो, आपको अच्छे कंटेंट का एक सिंपल वो रूल होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कंटेंट, और जो क्रक्स है वो देखना चाहिए। ऑल्सो जब भी आप कुछ भी कंटेंट पढ़ रहे हो, उसमें से आप थोड़ा थोड़ा ये देखते जाना कि क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको थोड़े थोड़े पॉइंटर्स ऐसे नोट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आप पढ़ोगे, अब ये दादा भाई नौरोजी के बहुत ज़्यादा
न्यूज़ में रहा था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी फेमस हुई थी ये और काफ़ी बार अलग अलग न्यूज़ में आप इसको देख पाओगे कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, है ना। और अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है। फिर न्यूज़पेपर्स होते हैं, है ना, और किसने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया या किसकी कौन सा रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो जब भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो उन चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ना है। तो ब्रिटिश का एम था कि इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करके लेके जाना है, मतलब कि यहाँ से इंडिया की वेल्थ जो है वो दूसरी जगह चली जाए बस। तो एक स्ट्रक्चरल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इंडियन इंडस्ट्री का, जिसकी वजह से आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्समैन, विलेज इकोनॉमी जो है बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। तो ब्रिटिश ने नई स्टीम शिप्स लेके आए रिवर्स में और रोड्स को इम्प्रूव करने का काम किया। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड पे भी काम किया, कैलकाटा से दिल्ली जाती थी और ये 1839 में स्टार्ट हुई थी और 1850 में कंप्लीट हो गई थी। फिर लॉर्ड डलहौजी का ये था रेलवे मिनट 1853 का, जिसमें इन्होंने रैपिड रेलवे कंस्ट्रक्शन को और एडवोकेट किया, रेलवे पर काम किया। तो रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया ताकि एक कनेक्टिविटी बन जाए देश के कोने कोने तक, इंडिया में कोने कोने तक कनेक्टिविटी बन जाए। एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ गया था, जिसकी वजह से रीजनल इनइक्वालिटी भी आने लगी थी। बट जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनको तो गारंटीड रिटर्न्स मिलने वाला था। तो यहाँ पर क्या था कि हमने जो लोकल लाइवलीहुड था, लोकल जो आर्टिसंस है, हैंडीक्राफ्ट्समैन है, ये इनका तो लाइवलीहुड वही था ना, सेम चीज़, ये वही प्रोडक्ट्स बनाना, तो उनका लाइवलीहुड ही छीन लिया था इन लोगों ने। तो ब्रिटिश ने फिर उसके बाद एक बहुत ही एफिशिएंट मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया था। पहली टेलीग्राफ लाइन जो है वो कलकत्ता से आगरा में ओपन हुई थी 1853 में। लॉर्ड डलहौजी ने पोस्टेज स्टैम्प्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये आप नाम याद रखो किसने क्या किया था और कब हुआ था, वो चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखो। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से कोई भी स्टेप्स नहीं लिए जा रहे थे, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई स्टेप नहीं लिए जा रहे थे। तो एक ट्रेडिशनल लाइवलीहुड का आप कह सकते हो कि बिल्कुल लॉस देखा गया था, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज़ थी उस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी, ठीक है। और इससे क्या हुआ था कि इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस टाइम पर देखा गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद से तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी हमारे क्राफ्ट्समैन की। और उससे क्या हुआ था कि एक टाइम ऐसा आ गया था, ऑब्वियसली जब यहाँ पर इस वाले लेक्चर में यहाँ पर इस पॉइंट तक हमने ये देखा था कि अभी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्समैन आर्टिसंस की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, काफ़ी टाइट थी, है ना, कि उनका लाइवलीहुड छीन लिया गया, सब चीज़ें हो गई। अब मान लो वो एक प्रोडक्ट बना रहे थे, हाथ से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट बना रहे थे, या मान लो टेक्सटाइल्स का काम कर रहे थे या कोई भी कपड़े का काम कर रहे थे, ठीक है। अब ये कपड़ा जो है वो उसका काम तो छीन लिया गया, इनकी बिक्री हो ही नहीं रही थी क्योंकि ये लोग मशीन से बने कपड़े ले आए थे। अब इनकी अगर बिक्री ही नहीं हो रही तो इनको कुछ तो करना पड़ेगा। तो जितने भी ये सारे लोग थे वो अपने विलेज चले गए, अपने गांव में चले गए और विलेजेस में इन्होंने क्या करना शुरू किया होगा, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। फिर अब जब सभी लोग एग्रीकल्चर की तरफ मूव करेंगे, सारे लोकल लोग विलेजेस पहुंच जाएंगे, एग्रीकल्चर में मूव करेंगे, तो एग्रीकल्चर के ऊपर आप सोचो कितना बड़ा बर्डन आ जाएगा, है ना। और एग्रीकल्चर पे अगर बर्डन आ गया तो उसकी वजह से जितने भी पेजेंट्स हैं उनकी हालत भी बहुत ख़राब हो जाएगी, उनके ऊपर बर्डन आएगा, ठीक है। और आगे और सिस्टम बढ़ाने के लिए डेट भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर में भी तो अलग रूल्स चल रहे हैं इन लोगों के, ज़मींदारी सिस्टम चल रहा है, रेतवारी सिस्टम चल रहा है, परमानेंट सेटलमेंट ले आए थे, कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में अलग बर्डन है। तो इन लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने पूरा तोड़ के रख दिया था पूरा सिस्टम, जितने भी लाइवलीहुड है सबको उजाड़ दिया था, सारा लाइवलीहुड। तो रूरलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, जिससे एग्रीकल्चर पर बर्डन आ गया था। पेजेंट्स पर ट्रिपल बर्डन आ गया था। क्यों? क्योंकि पहले ही बेचारे पेजेंट्स, जो नया इनका ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था उसमें पहले ही फंसे हुए थे। अभी क्या हो गया था कि एग्रीकल्चर भी डिटीरियोरेट हो रहा है, कमर्शलाइज भी हो रहा है, और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। फिर कॉटन प्रोडक्शन में एक इशू आया था। क्या हुआ था कि अमेरिका का सिविल वॉर चल रहा था 1861 का, जिसमें कॉटन प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया था। इसी वजह से ब्रिटिश ने
ये प्रोडक्शन को इंडिया में एनकरेज किया था कि भाई अमेरिका में तो हो नहीं पा रहा है, कि वहाँ पर तो सिविल वॉर चल रहा है, तो तुम लोग यहाँ पर अपना कॉटन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, जिसकी वजह से 1860s में कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो बिचौलिए थे, जो इंटरमीडिएरीज थे, उनका ही फ़ायदा हुआ था। इंटरमीडिएरीज उस टाइम पे कौन थे? यही थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, ब्रिटिशर्स थे, वो एक जगह से प्रोडक्ट लेके दूसरी जगह पहुँचा रहे थे, तो फ़ायदा तो उन्हीं को ही हो रहा था कि सस्ते दामों में यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाता था इंडिया से, और यूरोप में महंगा, अमेरिका में महंगा हो गया तो बाहर जाके ज़्यादा दामों में बेच दिया, तो फ़ायदा किसका हुआ? इंटरमीडिएरीज का फ़ायदा हो गया। तो इससे क्या हुआ था, अब जब 1866 में जब प्राइसेस ड्रॉप हुए कॉटन के, तो नुकसान किसको हुआ? फ़ायदा तो इंटरमीडिएरीज को हो गया था जब फ़ायदे का टाइम आया था, पर जब नुकसान का टाइम आया तो हम इंडियंस को नुकसान उठाना पड़ा था। तो कल्टीवेटर्स जो थे उनको ये नुकसान बहुत भारी पड़ा था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी डेट बर्डन आ गया था। फिर नई बुर्जुआ क्लास का भी यहाँ पर राइज देखा जाता है। इसके बाद 1901 में आर.सी. दत्त ने ये उनका जो वर्क था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें पॉइंट आउट किया था कि जो पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी है 1812 की, वो ये देख रही थी कि कैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है वो ब्रिटिश के द्वारा रिप्लेस हो गए या कैसे किए जा सकते थे, एंड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंस पर खुद को कैसे प्रमोट कर रही हैं। फिर न्यू इंडस्ट्रीज़ लाई गई थी इंडियंस के द्वारा, जैसे सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। 1853 में कॉटन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी बॉम्बे में, कोएसजी नाना भाई के द्वारा। फिर 1855 में आई थी जूट मिल इन रिश्रा बंगाल। 1913 में आई थी फर्स्ट स्टील प्लांट आया था। तो इससे क्या होता है, रीजनल इनइक्वालिटी आ जाती है और एक लॉप साइडेड पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये लॉप साइडेड पैटर्न, वैसे आपको जैसे बता देती हूँ, लॉप साइडेड पैटर्न क्या होता है, जब एक साइड बहुत हैवी होती है, एक साइड बहुत हैवी होगी, मान लो तराजू है आपका, ठीक है ना, तो ये साइड बहुत हैवी है और ये साइड जो है दूसरी साइड बहुत लो हो गई, तो इसको हम कहेंगे लॉप साइडेड पैटर्न कहते हैं। ये कैसे चल रहा था इस टाइम पर? देखो, ज़्यादातर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आई थी, चाहे कॉटन इंडस्ट्री लगाई गई, फिर जूट मिल लगाई गई या स्टील प्लांट लगाया गया, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ थी तो ब्रिटिश के ही कंट्रोल में और ब्रिटिश ही मैनेज कर रही थी। तो जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्री थी फॉरेन ओन थी और ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल और मैनेज की जा रही थी। अब यहाँ पर होने क्या लगा था, लॉप साइडेड पैटर्न इस तरीके से आया था कि जो कोर और हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं और जो पावर जनरेशन की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको तो निगलेक्ट कर दिया गया। मान लो पावर है यहाँ पर इस साइड पर जो कम चल रही है, और जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको तो निगलेक्ट कर दिया गया। और दूसरी तरफ क्या कर रहे थे ये लोग, जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ हैं, जूट, कॉटन इंडस्ट्री, स्टील प्लांट, ये सबको बढ़ावा दे दिया गया। तो ये एक लॉप साइडेड पैटर्न नज़र आया था कि एक ही जगह पर एक ही एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रीज़ लग रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, बाकी जगहों को निगलेक्ट कर दिया जा रहा है। इस और रीजनल इनइक्वालिटी का क्या रोल था, कैसे आई रीजनल इनइक्वालिटी? हुआ क्या था कि कुछ रीजन्स को ज़्यादा फेवर किया जाता था दूसरे रीजन्स के मुकाबले, जिसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटी आ गई। मतलब कि अगर कॉटन इंडस्ट्री लगाई गई, बॉम्बे में लगा दी गई, जूट मिल कहाँ लगाया, बंगाल में लगा दिया गया, इसकी वजह से क्या हुआ, बाकी जितनी भी रीजन्स रह गए वो तो पीछे रह गए ना। तो एक रीजनल इनइक्वालिटी यहाँ पर देखी गई थी, जिन रीजनल डिस्पैरिटीज़ के चलते नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था उसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। अब सिंस टेक्निकल एजुकेशन अच्छी नहीं मिली तो इंडस्ट्रीज़ के पास टेक्निकल मैन पावर भी नहीं थी, क्योंकि ठीक है आपने फैक्ट्रियाँ तो लगा दी हैं, मिल वगैरह तो लगा दी हैं, बट इनको चलाएगा कौन? जो लेबर होगा उसको कुछ आता तो है नहीं, तो इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है इतनी, तो फिर चलाएंगे कैसे? तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। सोशली अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल कैपिटल क्लास जो है वो उसका भी राइज देखा गया था और वर्किंग क्लास भी काफ़ी बहुत उभर के आई थी इस फेज़ में, ठीक है। तो ये इसका था। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक ड्रेन। इकोनॉमिक ड्रेन क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसका थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है इकोनॉमिक ड्रेन होता क्या है। तो इंडिया से इंग्लैंड में हमारी वेल्थ जो है वो ट्रांसफ़र हुई जा रही थी, उसको हम कहते थे इकोनॉमिक ड्रेन। एक तरफा ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे पास तो कोई वेल्थ नहीं आ रही, ये हमारे पास से जाए जा रही है वेल्थ। तो ये ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडिया के जो वेल्थ और रिसोर्सेज है मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया था, मल्टीप्लिकेशन इनफैक्ट किया था उसमें प्रोसेस में, जिसकी वजह से इंडिया को कोई अच्छा खासा कुछ रिटर्न मिला नहीं। और ये ड्रेन जो है आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाए, इम्पोर्ट्स आपके कम हो जाए, ठीक है, कि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए और इम्पोर्ट आपके कम हो गए। मतलब कि जो ब्रिटिश है वो हमारे पास अभी अगर चीज़ें पहुंचाने वाले, जैसे हमने बताया था कि इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर से नेट इम्पोर्टर बन गया है, मतलब कि ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है
और बिक्री कम हो रही है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ बताई हुई है। तो ये ड्रेन को आप उसी तरीके से समझ सकते हो। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ बंगाल में 1757 में स्टार्ट हुई थी, जब कंपनी के सर्वेंट्स जो हैं वो बहुत सारे इंडियन रूलर, ज़मींदार, मर्चेंट्स, कॉमन पीपल के से लिए हुए जो फॉर्च्यून्स थे और जो भी पैसा था वो अपने घर लेके जा रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर अपने ब्रिटिश में लेके जा रहे हैं। तो अभी हो क्या रहा था कि ड्रेन जो है वो 1858 के बाद और ज़्यादा बढ़ गई थी, और 19th सेंचुरी के एंड में आते आते 6% जो था इंडिया के नेशनल इनकम का और 1/3 ऑफ नेशनल सेविंग्स, ये सारा ये लोग ले गए थे। विलियम डिग्बी के द्वारा ये कहा गया था कि प्लासी और वाटरलू के बीच में 1757 और 1815 का जो टाइम होता है, 1,000 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो है वो इंडिया से इंग्लिश बैंक्स में ट्रांसफ़र हुआ था। आप सोचो कितना बड़ा अमाउंट था। इनफैक्ट हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा इसका बताती हूँ। जैसे 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था, उसमें ना लोगों को ये लगता था कि जितने भी अर्ली इंटेलेक्चुअल्स थे ना, वो ब्रिटिश रूल को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे थे। वो ये इस इम्प्रेशन में थे कि भाई ये तो टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्नाइज कर रहे हैं कंट्री को, तो अच्छा ही काम कर रहे होंगे। तो जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स थे वो तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे थे, वहम में जी रहे थे कि ब्रिटिश रूल तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। बट हुआ क्या था, 1860s के बाद ये जो डिसइल्यूजनमेंट थी, ये जो वहम था इनका, अर्ली इंटेलेक्चुअल्स का इंडिया के, वो थोड़ा सा फेड अवे होने लगा। उनको ये समझ में आने लगा कि ये तो गड़बड़ हो रही है, ब्रिटिश रूल जो है ये दिक्कत दे है हमारे इंडिया में, क्योंकि ये तो हमारा सारा वेल्थ लूट के लेके जा रहे हैं। और जो सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस किया था इस सब चीज़ का, वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट एनालिसिस दिया था इस कॉलोनियल इकोनॉमी का, जो कि उनकी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें बताया गया है। और भी बहुत सारे इकोनॉमिक एनालिस्ट थे, जैसे कि जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे एंड रमेश चंद्र दत्त, उन्होंने भी दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी दिया था, जी सुब्रमण्यम अय्यर है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो बट जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी बाय दादा भाई नौरोजी ने जो दी थी, वो काफ़ी फेमस हुई थी, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी। फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी थी उनकी, अ नेशन इन मेकिंग, उसमें उन्होंने ड्रेन और पब्लिक लाइफ डिस्कस की थी। जीवी जोशी के द्वारा ये कहा गया था जिसके एक्सपेंडिचर जो है रेलवेज़ पे, उसको आप ये कह सकते हो कि इंडिया की सब्सिडी है ये ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ पे, तो इंडिया ने इनको सब्सिडी दी हुई है, उसकी तरह आप देख सकते हो। अब इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी की क्या है, कंटेंट देखने से पहले मैं आपको शॉर्ट में पहले बताती हूँ इसका ओवरव्यू। इकोनॉमिक ड्रेन, ये जो शब्द है, ये जो पर्टिकुलर शब्द है इकोनॉमिक ड्रेन, ये क्या कहता है कि नेशनल प्रोडक्ट जो है इंडिया का, उसका एक पोर्शन जो कि हमारे लोगों के लिए कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल नहीं है, हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते अपना ही पैसा, वो पैसा ब्रिटिश जो है अपने पॉलिटिकल रीजंस के चलते इंडिया से बाहर ले जा रही है अपने घर ब्रिटेन में। और इंडिया को उस चीज़ का, जो पैसा बाहर जा रहा है इंडिया से, उस चीज़ का कोई इकोनॉमिक या मटेरियल रिटर्न भी नहीं मिल रहा। मतलब कि हमारा पैसा बाहर जा रहा है और उसका हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा वापस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, और बाहर क्यों जा रहा है, ब्रिटिश के अपने पॉलिटिकल रीजंस के चलते। फिर अब क्या हुआ था कि ये जो पूरी थ्योरी है वो दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक में लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो मेजर कंपोनेंट बनाता है इस ड्रेन का, कि मतलब ड्रेन तो हो रही थी वेल्थ, पर क्या ड्रेन करके लेके जा रहे थे ये लोग, वो चीज़ समझने वाली बात है ना। तो सबसे पहला जो फॉर्म था ड्रेन होने का, वो था कि जितने भी इनके ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश के, उनको सैलरी दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी, चाहे सिविल ऑफिशियल है, मिलिट्री ऑफिशियल्स है, तो ये सैलरी और पेंशन के नाम पे ले जाते थे आधा वेल्थ। तो फिर जो भी लोन इंडियन गवर्नमेंट से ये लोग ले रहे थे या कोई भी इंटरेस्ट ले रहे थे, वो सारे ले जाते थे। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी भी आ रही थी, उन पे जो प्रॉफिट बनता था, मतलब कि मान लो कोई फॉरेन की कोई कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट करती है, पर यहाँ पर आके इंडिया में इन्वेस्ट तो किया, इसका प्रॉफिट जो बना, प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, तो इसका प्रॉफिट जो है वो ब्रिटिश ले जाते थे। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद जो भी स्टोर्स ऐसे जो भी ब्रिटेन में परचेज हुए हैं सिविल मिलिट्री डिपार्टमेंट्स के, उन सब का जो भी पैसा आता था वो ये लोग ले जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी शिपिंग, बैंकिंग में, इंश्योरेंस सर्विस में जो भी पेमेंट्स होती थी, उनका पैसा ले जाते थे।
तो इससे क्या हो गया था, इंडियन एंटरप्राइज जो है उसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इनफैक्ट कम बिल्कुल ख़त्म कर दी थी इन लोगों ने। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है उसने इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, और यही सेम वेल्थ ये ब्रिटिश इकोनॉमी की ग्रोथ कर रही थी, मतलब कि हमारी ग्रोथ रोक के इन्होंने अपनी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये पूरा ड्रेन चल रहा था, तो कि जो सरप्लस था, मान लो हमारे यहाँ से जो भी पैसा आया, हमारे पास पैसा था, हम हैं इंडियंस, ये हैं ब्रिटिश। अब मान लो हमारे पास था वेल्थ, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई अलग अलग फॉर्म्स में, सैलरीज वगैरह दे दी, और जो भी इंटरेस्ट वगैरह आ गए, या फिर जो भी प्रॉफिट हुआ कंपनी से, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट बना के ये लोग ले गए अपने पास। अब इन्होंने क्या किया, इनके पास तो बहुत पैसा आ गया, एक अमाउंट ऑफ वेल्थ आ गई, ठीक है, 100 रुपये थे यहाँ पर, तो ये लोग वही 100 रुपये यहाँ पर ले गए। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो वेल्थ आई उसको वापस से आके यहीं पर इंडिया में री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, री इन्वेस्ट कर दिया कि हम एक और फैक्ट्री लगाएंगे और इनको यूज़ करेंगे, री इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने और ज़्यादा हमसे 100 रुपये लिए और री इन्वेस्ट करके इस 100 रुपये के 200 रुपये बना के ये अपने पास फिर ले गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास तो 200 ही बचे, इनके पास कितना हुआ, 300 रुपये आ गए। तो हम क्या, हम तो डेट में चल रहे हैं ना, तो हमारे पास को तो कुछ बचा ही नहीं, हमें तो ये खाली करके ले गए बिल्कुल। तो यहाँ पर यही सेम चीज़ चल रही थी कि ब्रिटिश इकोनॉमी का जो भी सरप्लस भी बनता था ना वहाँ पर, वो वापस से ये लोग इंडिया में पहुँचाते थे फिनेंस कैपिटल के तौर पे, और इंडिया की वेल्थ और ज़्यादा ड्रेन करते थे। तो इससे क्या हुआ, इंडिया की जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल थी उस पर बहुत ज़्यादा इमेंस इफेक्ट पड़ा था, वो चीज़ का बहुत बुरा असर भी पड़ा था। तो यहाँ पर ये 6 फैक्टर्स बता रखे हैं जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल ड्रेन जो है वो चलता आ रहा था, ठीक है, विच रिजल्टेड इन दिस एक्सटर्नल ड्रेन। क्या था, एक तो फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया गवर्न था, जिस वजह से एक्सटर्नल ड्रेन होता जा रहा था वेल्थ का। फिर इंडिया ने इमिग्रेंट्स अट्रैक्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से लेबर और कैपिटल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए थी, ठीक है। फिर इंडिया जो है वो ब्रिटेन के जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थे इंडिया में, उनकी इंडियन आर्मी के लिए, अपनी भी आर्मी के लिए, सब चीज़ों के लिए इंडिया पे कर रहा था, जिसको होम चार्जेस कहते हैं, मतलब कि हमारे घर में रह रहे हो और हमारे हमसे ही पेमेंट ले रहे हो। फिर इंडिया ने एम्पायर बिल्डिंग का भी बर्डन इंडिया पे ही पड़ा था, जो भी एम्पायर ब्रिटिशर्स को ने बिल्ड किया उसका बर्डन किस पे पड़ा, हम ही लोगों पे तो पड़ा था उसका बर्डन, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती आ रही थी। फिर उसके बाद फ्री ट्रेड के ओपनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से फॉरेनर जो है वो हाईली पेड जॉब्स ले रहे थे, और इंडियंस भी, हम लोग भी इक्वली क्वालिफाइड थे, पर हमें उतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही थी, उतनी हाईली पेड जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो जो प्रिंसिपल इनकम अर्नर्स थे वो अपना मनी भी इंडिया के बाहर स्पेंड कर देते थे, मतलब कमाते यहाँ से थे, स्पेंड बाहर कर रहे थे, तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। तो यहाँ पर ये बताया गया दादा भाई नारोजी का जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। सिमिलरली बाल गंगाधर तिलक की जो वर्क है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पर ये बताया गया, ठीक है। तो अब कंटेंट के तौर पे आप देखोगे तो यही सेम चीज़ यहाँ पर बात की गई है, और सारे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये इकोनॉमिक एनालिसिस किया था कि कैसे इकोनॉमी हमारी ड्रेन हो रही है, ब्रिटिश जो है वो इंडिया से लेके जा रहे हैं। जो भी लोग थे वो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं किसकी कौन सी बुक थी, किसने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, वो यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स पढ़ेंगे ब्रिटिश के। जस्ट वन मोर थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisize.com। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर जो अभी हमने पढ़ा था ये 2020 50-50 सीरीज़ का पार्ट है, जो कि 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स कवर करता है। जो भी डिटेल्स चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स वो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। ऑल्सो आप कोई भी पेपर उठा के देखो, ये क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगे। स्पेशली दादा भाई नारोजी की जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है वो तो इतनी बार पूछी गई है। इनफैक्ट जो हमारा मेन सीट गारंटी प्रोग्राम कोर्स चल रहा है, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ है उस कोर्स में ऑलरेडी, तो उसमें आप लोग देख सकते हो, जिसके पास है वो तो देख सकते हैं, जो जिनके पास नहीं है वो यूपीएससी का ही क्वेश्चन पेपर उठा के देखें और एक बार देखें कि कितने क्वेश्चंस आए हैं इन टॉपिक्स में से। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप ज़रूर कर जाना। टॉपिक लिस्ट वेबसाइट पर दी हुई है, तो जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ से टॉपिक लिस्ट डाउनलोड करें
और प्रिपेयर करें खुद. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.